नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी 4.0 पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? लगता है पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हैं। तो चलिए पढ़ाई लिखाई की कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज कितनी तारीख है? 11 सितंबर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग डेली आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। तो आज हम 11 सितंबर की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ अगले 15 मिनट तक, और हम बात करते हैं कि जो भी करंट के टॉपिक हैं उनकी। चलिए दोस्तों, देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज 11 सितंबर, और उसका ये आपके सामने प्रश्न और उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी ने नेशनल, ये जो है आपको एसटी का जो एक डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है, उसके साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है अभी हाल ही में एक कंपनी ने? तो ये कौन सी कंपनी है दोस्तों? कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड एकलव्य स्कूलों के लिए, वहाँ पे कुछ सुधार करने के लिए, कुछ आदिवासी जो स्कूल है वहाँ पे मतलब जो संसाधन है वो उपलब्ध करवाने के लिए अभी एक समझौता हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है, अगला सवाल है आपके लिए कि 8 सितंबर 2025 को गोलमेज सम्मेलन के साथ निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, ये एक प्राधिकरण है जो क्या काम करता है? IEPFA। ये क्या काम करता है? जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या जो शेयर वगैरह में जो पैसा लगाते हैं, कभी कभी किसी का अकाउंट जैसे मान लो कि डेड हो गया कोई, तो ऐसे जो भी काम होते हैं शेयर धारकों के हितों से जुड़े हुए जो भी काम होते हैं, ये कौन सा ये प्राधिकरण करता है? IEPFA। ये थोड़े दिनों पहले सरकार के द्वारा बनाया गया था। तो सवाल क्या है कि अभी इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है 8 सितंबर को? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? 9वां स्थापना दिवस। 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है किसका? IEPFA का। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल, हाल ही में CSIR आप जानते हैं? CSIR का नाम सुना है आपने? ये साइंस का जो रिसर्च का काम होता है पूरे भारत में, उसकी शीर्ष संस्थान है ये। और नीति अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक, ये सेम ही व्यक्ति होते हैं जो CSIR के निदेशक होते हैं, ये इस संस्थान के निदेशक भी होते हैं। तो हाल ही में इसके नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बनी है डॉक्टर गीता वाणी रायसम। डॉक्टर गीता वाणी रायसम, तो ये नाम याद रखिएगा आप, डॉक्टर गीता वाणी रायसम क्या बनी है अभी? CSIR और नीति अनुसंधान संस्थान की निदेशक बनी है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सितंबर 2025 में रूस में भारत किस बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभियान में भाग ले रहा है? तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कल से ही ये अभियान शुरू हुआ है और भारत से 93 लोगों का, मतलब सैनिकों का जो एक समूह है वो कहाँ गया है? रशिया गया है इस एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए। तो दोस्तों, कौन सी एक्सरसाइज है ये बताइए? तो इस एक्सरसाइज का नाम है जापद 2025। आपको पता है जो इंद्र जो एक्सरसाइज है वो भी किस किस के बीच में होती है? भारत और रूस के बीच में ही होती है। और जो शक्ति एक्सरसाइज है वो बताओ किसके बीच में होती है? बताओ, कमेंट करके बताओ। बताओ दोस्तों, शक्ति एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है? आपको हिंट देता हूँ, अभी उस देश में कल ही बहुत बड़ी हिंसक घटनाएं घटी हैं। अब आप बताओ कौन से देश में होती है? चलो, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया कि शक्ति 2025 किस किस के बीच में हुई है। चलो मैं आपको बता देता हूँ किस किस के बीच में हुई है शक्ति। ये हुई है भारत और फ्रांस। किस किस के बीच में हुई है? भारत और फ्रांस। तो ये हो गया। अब आ गया एक और महत्वपूर्ण सवाल, 1 मिनट इसको क्लियर कर देते हैं अपन। अब जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबलतम संभावना है।
तो देख लेते हैं अपना सवाल ये। 5 सितंबर 2025 को, सॉरी सितंबर 2025 में 15वें, कल ही बने हैं, कल कितने सितंबर थी, 10 सितंबर को भारत के 15वें राष्ट्रपति चुने जाने से पहले, क्या नाम है जो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं, अच्छा मैंने शायद राष्ट्रपति बोल दिया, ये कौन है, उपराष्ट्रपति। तो 10 सितंबर 2025 को कौन चुने गए, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए, जिनका क्या नाम है दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन, ये याद रख लेना नाम अच्छी तरह से, कौन है, सीपी राधाकृष्णन। अब सवाल क्या है कि ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस पद पर कार्यरत थे, तो ये एक राज्य के राज्यपाल थे। सवाल क्या पूछ रहा है कि कौन से राज्य के राज्यपाल थे। तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। इम्पोर्टेंट सवाल है, देख लीजिएगा एग्ज़ाम में, आगे जो 4th ग्रेड की एग्ज़ाम आ रही है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी एग्ज़ाम आ रही है, तो वहाँ पे ये क्या है, इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, भारत ने सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन ने इसके अंदर क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है अभी। तो किस देश को हरा करके जीता है दोस्तों, तो हमने ओमान को हरा करके ये कांस्य पदक जीता है। इम्पोर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, सितंबर 2025 में फ्रांसवा बायरू ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आपको पता है अभी नेपाल में काफ़ी स्थिति जो है वो अशांति वाली और ख़राब स्थिति बनी हुई है। उसी के बाद में अभी कल फ्रांस में भी बहुत ज़्यादा इस तरह के वहाँ पे मतलब दंगे फसाद हुए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। तो ये जो प्रधानमंत्री हैं ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। और पिछले 1 साल में 3 प्रधानमंत्री फ्रांस में इस्तीफा दे चुके हैं। क्योंकि वहाँ पर अभी फ्रांस क्या हो गया है, ऋण जाल संकट में अभी फ्रांस क्या है, उलझ गया है। किस में उलझ गया है, ऋण जाल संकट में उलझ गया है फ्रांस। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, 1 मिनट इसको क्लियर कर देता हूँ बोर्ड को। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुबई में 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में किस एकीकरण परियोजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य सीमा पार प्रेषण में बदलाव। सीमा पार प्रेषण क्या होता है दोस्तों, एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना। सीमा पार प्रेषण किसको बोलते हैं, एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना। तो अभी हम अगर मान लो भारत से ही भारत में पैसा भेजते हैं तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, यूपीआई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यूपीआई का यूज करते हैं। यूपीआई मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, हाँ बताइए क्या होता है, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, ये होता है यूपीआई का मतलब। और यूपीआई हम कहाँ यूज़ करते हैं, भारत से भारत में पैसे भेजने के लिए। अभी हमने समझौता कर लिया किसके साथ, दुबई के साथ। किसके साथ समझौता कर लिया, दुबई के साथ। और अभी हमने क्या है, अब हम यूपीआई के थ्रू दुबई में भी पैसा भेज और मंगा सकेंगे। हालांकि इसके अंदर वेरिफिकेशन वगैरह की कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी, लेकिन ये हम तो ये किसके तहत किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों UPI-UPU। यूपीयू जो है ये यहाँ की जो ये यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस है इसके बीच में और यूपीआई के बीच में ये समझौता हुआ है। अगला सवाल, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया, 8 तारीख को मनाया गया, 8 सितंबर को। इसका विषय क्या था इस बार, तो इसका विषय था हेल्दी एजिंग, फैल्ट्री एंड फॉल्स। हेल्दी एजिंग मतलब होता है कि
सुखद, मान लो आप एक तरीके से हेल्दी बुढ़ापा जो है ना, उसी को ये बता रहे हैं कि हेल्दी बुढ़ापा कैसे होगा। तो जो आप आदमी जैसे बुढ़ापे में क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है तो चलने में गिर जाता है या उसको हड्डियां टूट जाती हैं, तो उससे संबंधित ये फेल्ट्री एंड फॉल्स, तो ये इसकी थीम रखी गई थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा बी, हेल्दी एजिंग फेल्ट्री एंड फॉल्स, ये इसकी थीम थी। अगला सवाल देखते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। 10वां सवाल है ये कि G20 शिखर सम्मेलन, आपको पता है G20 भारत में भी हुआ था, बताओ कब हुआ था दोस्तों भारत में, G20 भारत में कब हुआ था दोस्तों, 2024 में। कब हुआ था, 2024 में। फिर 2025 में कहाँ पे हुआ, बताइए 2025 में कहाँ पे हुआ दोस्तों, ये हुआ कहाँ पर, ब्राज़ील में। कहाँ पर हुआ, ब्राज़ील में। और सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि 2026 में इसकी मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी, तो 2026 में इसकी मेज़बानी कौन करेगा दोस्तों, इसकी मेज़बानी करेगा USA यानी कि अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, अमेरिका। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स के सवाल। अब हम 8 अगले सवाल देखेंगे जनरल अवेयरनेस के, जिनका स्तर थोड़ा सा इनसे ऊंचा होगा। जो आपके लिए UPSC के एग्ज़ाम है, और राजस्थान में जो RPSC एग्ज़ाम लेती है, जैसे RS का एग्ज़ाम हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, तो उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं। हालांकि ये जो मैंने सवाल बताए ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो सवाल है ये थोड़े से नेक्स्ट लेवल के हैं। चलिए देख लेते हैं। तो पहला सवाल है कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, देखो इन सवालों में हमने एक ऐसा पैटर्न रखा है कि इसमें आपको पहले कुछ जानकारी दें और फिर एक सवाल पूछें। ये सारे सवालों में आपको एक सेम पैटर्न देखने को मिलेगा कि पहले हम आपको कुछ जानकारी देंगे और फिर उसी से जुड़ा हुआ कोई सवाल आपसे पूछेंगे। चलो देख लेते हैं कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को स्वस्थ वृद्धावस्था, अभी मैंने आपको पीछे ही इसके बारे में बताया, हेल्दी एजिंग, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेल्दी एजिंग विषय पर मनाया गया। इस संदर्भ में बताया कि निम्न में से किसे आधुनिक फिजियोथेरेपी का जनक माना जाता है। तो देखो दोस्तों, ये जो मैरी मैकमिलन है ना, इनको बोला जाता है मदर ऑफ फिजियोथेरेपी, याद रख लेना, मदर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये हो गई मदर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये आपको जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये कौन है, मदर ऑफ, इनको क्या बोला जाता है, नर्सिंग, मदर ऑफ नर्सिंग। और अरस्तु जो हैं वो फादर ऑफ एथिक्स हैं। ये कौन है, फादर ऑफ एथिक्स बोल दिया जाता है। ये महान कौन है, ये महान पश्चिमी दार्शनिक है, ये महान पश्चिमी दार्शनिक। तो कौन बच गए, एक ये बच गए हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को स्वास्थ्य या हेल्थ का भी मतलब फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है इनको, और इनको फादर ऑफ फिजियोथेरेपी भी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिप्पोक्रेट्स। अगला सवाल देख लेते हैं, इसको हटा देता हूँ। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नेपाल से जुड़ा हुआ है। कल हमने नेपाल का जो क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो का लिंक भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पता करें कि अभी नेपाल में क्या स्थिति है, क्या क्या हुआ, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो अगला सवाल है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने विरोध और सैन्य दबाव के बाद में क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इस संदर्भ में बताइए कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो ये हमने पॉलिटी के सवाल को और किससे जोड़ दिया, जियोग्राफी से जोड़ दिया। तो बताइए कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों, काली नदी। कौन सी नदी, काली नदी। तो ये हो गया। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। भारत ने, अभी देखो ये भी सवाल हमने किया था थोड़ी देर पहले, भारत ने ओमान को हराकर CAFA नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता। अब ये बताना है कि CAFA किस खेल से संबंधित है। अब मान लो कि आपको पता नहीं है कि CAFA क्या होता है, और आपको ये भी नहीं पता कौन से खेल से संबंधित है, लेकिन एग्ज़ाम में ये सवाल आ गया,
और अब क्या करना चाहते हैं आप, अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो मैं मेरी ट्रिक बताता हूँ। जैसे फुटबॉल है तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे एफ, ये क्रिकेट है तो मैंने क्या लिख लिया सी, ये वॉलीबॉल है तो मैंने क्या लिख लिया सी, ये हॉकी हो तो मैंने क्या लिख लिया एच। अब मैं देखूंगा कि इनमें से कोई अल्फ़ाबेट इसमें मैच कर रहा है क्या। तो आप देखो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, एफ, यानी कि ये क्या हो सकता है, फुटबॉल से संबंधित हो सकता है। एक तो ऑप्शन था कि मैं ये सवाल पूरी तरह छोड़ के आ जाता, एक ऑप्शन था कि इसको बोलते हैं स्मार्ट गैस, है ना, स्मार्ट तरीके से अंदाज़ा लगाना। तो मैंने इसका अंदाज़ा क्या लगाता, अगर मेरे को ये नहीं आता तो भी क्या लगाता मैं अंदाज़ा, फुटबॉल। समझ गए दोस्तों। तो आपको ये सब चीज़ें भी देखनी है। एग्ज़ाम केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी परीक्षा है। कोई भी परीक्षा आप उठा करके देख लीजिए, कई बार आप ऐसा देखेंगे कि जिसकी कम तैयारी थी फिर भी उसके अच्छे नंबर आए, और जिसकी तैयारी बहुत अच्छी थी उसके नंबर कम आए। तो उसका कारण होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय अभी हाल ही में क्या किया है, बढ़ाया है। इस संदर्भ में बताइए कि भारत में आंगनबाड़ी व्यवस्था किस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई। ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मिड डे मील स्कीम, ICDS एकीकृत बाल विकास सेवाएं, और राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं आपने भी देखी होंगी, सब जगह होती है, गाँव में भी होती हैं, है ना। तो उनका मेन काम क्या होता है कि जैसे पहले गाँव में, अब जब हमारे टाइम में जैसे मुरमुरे होते थे, मुरमुरे आप जानते हैं, तो वो बांटा करते थे पंजीरी और मुरमुरे। तो वो सब काम कौन देखते थे, ये देखते थे। जैसे अभी गांव में जैसे जो TB की दवाइयाँ होती हैं उनको बांटने का काम हो गया, या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका जो हेल्थ कार्ड बनवाना, उनको इंजेक्शन लगवाना, पोलियो की दवा, ये सारे काम, मतलब बहुत सारे काम होते हैं जो कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होती हैं वो करती हैं। इनको आंगनबाड़ी सेविकाएं भी बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आंगनबाड़ी सेविका होती है, एक सहायिका होती है। ये जो सहायिकाएँ होती हैं मिड डे मील में खाना बनाने का भी काम करते हैं। तो अभी हाल ही में इनका क्या किया गया है, मानदेय बढ़ाया गया है। तो ये सारी जो कार्यक्रम है किसके तहत शुरू किए गए थे, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में भारत के अंतरिक्ष विजन का अनावरण किया गया, कि अगले जो कई 3-4 दशक है उसमें भारत का विजन क्या रहेगा। इसका पूरा अनावरण किया गया, जिसमें बताया गया कि हम कौन कौन से मिशन भेजने वाले हैं, कब चंद्रयान 4 भेजेंगे, कब तक हमारा जो ISS है, जो भारतीय स्पेस स्टेशन है, वो कब तक स्थापित हो जाएगा। तो वो पूरी डिटेल दी गई है, आप जाकर के अपने इसरो की वेबसाइट से वो चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो बताइए कि भारत का पहला जो चंद्र मिशन था, चंद्रयान 1, अभी तक हम कितने चंद्रयान मिशन भेज चुके हैं दोस्तों, 3 भेज चुके हैं। और आपको पता है चंद्रयान 3 मिशन के तहत हम विश्व के पहले ऐसे देश बने जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग कराई चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। चंद्रयान 1 ने किस प्रकार इसको किसकी खोज का श्रेय दिया जाता है। तो आपको पता है दोस्तों, एक चंद्रयान 1 जो मिशन था वो भारत का एक कामयाब मिशन था। क्यों, क्योंकि उसने चंद्रमा पर क्या खोजा था, पानी को खोजा था, जल के अणुओं के प्रमाण खोजे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल अणुओं के प्रमाण। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, 1 मिनट इसको हटा देता हूँ। हाँ, कपास पर 11% आयात शुल्क छूट को बढ़ाने के अलावा हाल ही में क्या किया है, केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए जो MSP है वो भी बढ़ा दिया है। किसका, कपास का। ये तो हमने एक जानकारी दे दी आपको। अब सवाल क्या पूछ रहे हैं हम, कि भारत में कपास से संबंधित संस्थानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। तो देखो पहला कथन क्या है कि भारतीय कपास निगम, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1970 में हुई थी। तो दोस्तों ये सही बात है, और आपको ये बात याद भी रखनी चाहिए कि भारतीय कपास निगम की स्थापना 1970 में हुई थी। जो नेशनल जीके होता है वहाँ पर हमेशा एक सवाल ऐसा आता है जहाँ पर जो भारत के जो प्रमुख संस्थान हैं उनकी डेट पूछ लेता है कभी। तो याद रखना, भारतीय कपास संस्थान 1970। दूसरा है कि CCI कृषि मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है।
तो दोस्तों ये हो गया आपका गलत। बताइए क्यों, कमेंट करके बताओ। भाई कपास की खेती होती है तो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको ये। अब आ जाते हैं अपने तीसरे ऑप्शन पे। तो देखो हमारा एक तो क्या हो गया, सही हो गया, और दो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तीसरा और देख लेते हैं कि यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक निगमित सार्वजनिक उपक्रम है। तो ये बिल्कुल सही बात है। यानी कि हमारा क्या हो गया, एक सही हो गया और तीन सही हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक और तीन। क्या आंसर हो जाएगा, एक और तीन। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। भारत 2021 से 24 के दौरान 8.2% की औसत जीडीपी वृद्धि के साथ वियतनाम, चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। ये हमने आपको एक जानकारी दे दी कि भाई भारत की जो औसत जीडीपी वृद्धि दर कितनी है, 8.2%। अब है हमारा सवाल कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, भुगतान संतुलन होता है, उसके लिए निम्न कथनों पर आपको क्या करना है दोस्तों, विचार करना है। पहला कथन ध्यान से देखिएगा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है किसी देश के निवासियों, जैसे ये एक देश हो गया, मान लो ये एक देश हो गया हमारा इंडिया, और ये पूरा बचा हुआ विश्व हो गया, और शेष विश्व के बीच सभी आर्थिक लेन देनों को रिकॉर्ड करता है। भाई पूरे विश्व के साथ हमने कितना आयात किया और कितना निर्यात किया। मान लो कि हमने 100 रुपये का तो आयात किया पूरे विश्व को, और 80 रुपये का हमने क्या किया, निर्यात किया। यानी कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। लेकिन ये क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया, -20 आ गया ये। क्यों? क्योंकि हमने निर्यात तो किया कम 80 और आयात कर लिया 100 का। समझ गए? और ये हमेशा एक अच्छे और मतलब विकसित देश के लिए क्या होना चाहिए, ये हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। तो ये बात हो गई। आपको पता है हमारा चाइना के साथ, हम बोलते हैं ना कि हमें मेड इन चाइना को क्यों हमें छोड़ना, अपनाना नहीं चाहिए जो चाइना की बनी हुई चीज़ें हैं। उसका कारण है कि जो बीओपी है भारत और चाइना के बीच में, वो क्या है, मोर देन 100 बिलियन डॉलर। कितना है? सबसे ज़्यादा जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब है वो कौन से देश के साथ में चल रहा है, चाइना के साथ में चल रहा है। ठीक है। और अभी जो जैसे अमेरिका के द्वारा जिस प्रकार की नीतियां अपनाई जा रही हैं, जिस प्रकार टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो अभी हो सकता है कि हमारा जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति है ये और ख़राब हो जाए, क्योंकि अब हमें और चाइना के साथ में शायद बिजनेस बढ़ाना पड़े। तो इसके बारे में जो हमारे आर्थिक जो सलाहकार हैं वो काफ़ी इसके बारे में आप अभी देखना चाहें तो आजकल देखो यूट्यूब जो चीज़ है ना, हर चीज़ अवेलेबल है वहाँ, लेकिन हम बशर्ते कि उसको सही फील्ड में यूज़ करें। फालतू की चीज़ें देखना, रील देखना, उससे अच्छा है कि आप सर्च करो कि भारत के जो इकोनॉमिक, जैसे एक वी आर सुब्रमण्यम है, बहुत महान आर्थिक सलाहकार है, आप देखो उनके इंटरव्यू देखो, उनके डिबेट्स देखो, है ना। इस प्रकार से आप सकारात्मक यूज कर सकते हैं। तो देखो पहली बात तो हो गई सही। चालू खाते में वस्तुओं, सेवाओं और एक तरफा हस्तांतरण का व्यापार शामिल होता है, ये भी सही बात है। पूंजी खाता केवल अल्पकालिक पूंजी प्रवाह से संबंधित होता है जिसमें एफडीआई शामिल नहीं होता है। तो ये हो गया आपका गलत कथन, क्योंकि एफडीआई शामिल होता है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो पूंजी खाता होता है उसमें एफडीआई को क्या किया जाता है दोस्तों, शामिल किया जाता है। तो आपको इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, 1 और 2, इसमें आ जाएगा दोस्तों बी। अगला सवाल देख लेते हैं। आज का आखिरी सवाल है दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा आप। चलो आज का आखिरी सवाल देखते हैं कि एक हालिया अध्ययन सामुदायिक आजीविका के साथ संरक्षण को संतुलित करने में जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं उनके महत्व को प्रकाश डालता है। देखो आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी आदिवासी जातियां होती हैं या जनजातियां होती हैं जो अपनी जो जीविका चलाने के लिए किस पर निर्भर होती है, वनों पर निर्भर होती हैं। तो जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं वहाँ पे
इनको सीमित अनुमति होती है, जो आदिवासी होते हैं उनको सीमित कुछ काम करने की अनुमति होती है, और इसको गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हित टकरा जाते हैं, जैसे सरकार के कुछ हित हैं और आदिवासियों के कुछ हित हैं, तो वो कभी कभी क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं। तो इनको क्या करना है, संतुलित करने के लिए हमने क्या बनाया, प्रोटेक्टेड एरिया बनाया, इसके लिए एक्ट बनाया। तो अब ये चीज़ें, अब सवाल क्या है कि भारत में संरक्षित क्षेत्रों यानी प्रोटेक्टेड एरियाज के प्रकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य और जो सामुदायिक रिजर्व होते हैं वो वन उत्पादों के संग्रहण, वही कौन करते हैं, वन उत्पादों का संग्रहण ये आदिवासी लोग करते हैं, और किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हैं। तो ये हो गया क्या दोस्तों, गलत। पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, मैंने अभी क्या बोला, इनको सीमित अनुमति होती है, ये अपनी कुछ चीज़ें वहाँ से जुटा सकते हैं, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुँचा सकते यहाँ, है ना, हरे पेड़ों को नहीं काट सकते यहाँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पहला कथन हो गया गलत। राष्ट्रीय उद्यान वैज्ञानिक अनुसंधान और नियंत्रित पर्यटन को छोड़कर जो नेशनल पार्क्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, एक तो अनुमति किसकी होती है, वैज्ञानिक अनुसंधान की, और एक क्या होता है, नियंत्रित पर्यटन। इसको छोड़ करके नियंत्रित पर्यटन भी क्या होता है कि जैसे जो सफारी वगैरह होती है, आपने देखा होगा ना, टाइगर सफारी वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वही बहुत लिमिटेड अनुमति होती है। उनको छोड़ करके सभी मानवीय गतिविधियों पर क्या होता है, प्रतिबंध लगाया जाता है, जिनका प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा करती है। कहीं पर भी अगर नेशनल पार्क है तो उसका जो प्रबंधन का, मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो करती है। और कौन करता है निगरानी, एक NTCA होता है, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण है वो भी ये सब काम करता है। तो ये भी एक सही, ये आपका सही ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन और देख लेते हैं, संरक्षण रिजर्व, कंजर्वेशन जो रिजर्व होते हैं नियंत्रित मानवीय गतिविधियों की अनुमति देते हुए वन्य जीवों की रक्षा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को भी शामिल करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया दोस्तों, 2 और 3। तो ये थी दोस्तों आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो आपको अच्छी भी लगी होंगी। अच्छी लगे तो आप लाइक करना, आपको लगे कि मैं तो फालतू की बातें करके चला गया पूरे 15-20 मिनट, तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि इस तरह की हम डेली 10 से 15 PDF डाल रहे हैं आपके लिए, और आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल है गुरुजी फॉर एग्ज़ाम। हमारा टेलीग्राम चैनल कौन सा है, गुरुजी फॉर एग्ज़ाम। तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप जा कर के और हमारी जो जितनी भी PDFs हैं उनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी क्लास, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ये देखो हमारा गुरुजी फॉर एग्ज़ाम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल करके इस क्लास को देखा। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। और कल जैसे हमने नेपाल के ऊपर एक वीडियो बनाया था, आज हम आपके लिए हो सकता है कि उपराष्ट्रपति जो भारत के अभी बने हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, और किस तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।